प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में अपना जो पहला चैप्टर है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके जो न्यूमेरिकल अपन करते हैं तो इसके जो कुछ न्यूमेरिकल भाग पार्ट 1 में करवा दिए थे। अब इसके जो शेष न्यूमेरिकल हैं वो अपन पार्ट 2 भाग 2 में करते हैं और आज इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करते हैं। तो आज का अपन पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल अपन लेते हैं। दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम परस्पर 2 mm 2 मिलीमीटर दूर स्थित हैं। विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव को 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव यानी द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण की गणना कीजिए। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन को अपन समझते हैं कि दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम। तो आवेश इसमें दे रखा है प्लस माइनस 1000 माइक्रोकुलाम, प्लस चिन्ह लेंगे तो प्लस 1000 माइक्रोकुलाम। तो अपन ने मान लिया 1000 माइक्रोकुलाम का आवेश यहाँ पर है। जब माइनस चिन्ह लेंगे तो माइनस 1000 माइक्रोकुलाम, तो माइनस 1000 माइक्रोकुलाम का आवेश यहाँ पर इस बिंदु पर है। और यहाँ पर फिर इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी कितनी दे रखी है? इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की ये जो दूरी है 2 mm दे रखी है। और ये किसका निर्माण करते हैं? दोनों आवेश एक विद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब प्लस 1000 माइक्रोकुलाम प्लस क्यू माइनस 1000 माइक्रोकुलाम माइनस क्यू। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसका परिमाण 1000 माइक्रोकुलाम, इसका परिमाण लेंगे तो माइनस प्लस तो 1000 माइक्रोकुलाम। तो यहाँ पर जो आवेश क्यू है वो कितना होगा? क्यू 1000 माइक्रोकुलाम। तो जो विद्युत द्विध्रुव है उसमें किसी भी आवेश का परिमाण Q बराबर 1000 माइक्रोकुलाम। अब माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो 1000 को अपन यहाँ पर 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे तो एक कुलाम में यहाँ पर बदल जाएगा। और ये जो अपने पास ये जो दोनों आवेश हैं इनके बीच की जो दूरी है 2 mm, तो विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 12, तो 12 यहाँ पर 2 mm होगा। तो यहाँ पर 12 बराबर 2 mm बराबर, अब यहाँ पर जो mm है मिलीमीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा कर देंगे, यानी 2 में अपन 1000 का भाग देंगे। तो इसका मतलब 10,000 का मतलब नीचे 10⁻3 ऊपर लाएंगे 10⁻3, तो mm को मीटर में बदलते हैं तो 10⁻3 से गुणा कर देंगे। तो 2 ये हो गया गुणा mm को मीटर मतलब 10⁻3 और मिलीमीटर की जगह यहाँ पर mm की जगह मीटर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं इसमें फिर ये कह रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। और एक समान विद्युत क्षेत्र कितना है? 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E या विद्युत क्षेत्र E कितना है? 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। तो अपन ने जैसे मान लिया कि ये विद्युत क्षेत्र है E, और जो विद्युत द्विध्रुव है इस विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा गया है। मान लो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का ये विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये 30 डिग्री कोण पर इस प्रकार रखा गया है ये विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर ये थीटा 30 डिग्री, तो यहाँ पर जो थीटा है वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव होता है, इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है उसका मान अपन को निकालना है। तो बल आघूर्ण निकाल, तो जो विद्युत द्विध्रुव पर, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है उसका सूत्र होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। अपन ने पढ़ रखा है। थीटा अपन को पता, E पता, लेकिन P नहीं पता, तो P अपन निकालते हैं। तो P क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बराबर होता है Q × 12। P बराबर अब अपन क्या करते हैं कि ये जो आवेश Q है इसकी जगह अपन ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ पर इनटू फिर यहाँ पर 12, तो 12 की जगह अपन ये वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब P बराबर ये हो गया। अब अपन इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 10⁻⁻6 10⁻⁻3, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10⁻⁻9।
अब यहाँ पर 1000 का मतलब 10 की घात 3, तो इसका मतलब ये 10 की घात 3, 10 की घात 3, 10 की घात -9, तो -9 + 3 कितना होगा -6, तो 10 की घात -6 हो जाएगा। और क्या बच गया 1 × 2, तो 1 × 2 2, तो ये 2 गुणा में आ गया, 2 × 10 की घात -6। तो इस पूरे को सोल्व किया तो 2 × 10 की घात -6, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का जो मात्रक है वो क्या होता है, कूलाम × मीटर होता है। यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूले से, आवेश Q का क्या होगा, कूलाम, आवेश Q का कूलाम होगा, 2L दूरी इसका मीटर, तो इसका मात्रक कूलाम × मीटर ये अपन लगा देंगे। तो विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है उसका सूत्र टाउ बराबर P sin थीटा ही होता है, टाउ बराबर। अब P की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई, फिर इनटू, अब E की ये वैल्यू यहाँ से अपन कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, साइन, तो ये साइन आ गया। अब यहाँ पर थीटा 30 डिग्री, तो थीटा की जगह थीटा 30, तो थीटा की जगह 30, तो ये 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। अब टाउ बराबर, अब इसको अपन थोड़ा सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 की घात -6, 10 की घात 4, -6 + 4 कितना होगा, -2, तो दोनों घातों को सोल्व किया, 10 की घात -2 आ जाएगा, -6 + 4 -2, तो 10 की घात -2। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो इसकी जगह 1/2 आ गया। अब इसको अपन ये थोड़ा सा और इसको और आगे सोल्व करते हैं अपन इसमें, तो अब अपन इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो ये अपने पास ये यहाँ पर है, अब तो अपने पास यहाँ पर ये आया है टाउ बराबर ये, तो 2 का भाग, तो 2 का भाग किस में देंगे अपन, 30 में, तो 15 जाएगा, तो 15 × 10 की घात -2। तो यहाँ पर इसको सोल्व किया तो अपने पास आ गया, ये आ गया टाउ बराबर, तो ये आ गया टाउ बराबर, तो टाउ बराबर कितना आ गया, 15 × 10 की घात -2, 15 × 10 की घात -2, और बल आघूर्ण का मात्रक पढ़ाया था आपको न्यूटन × मीटर, तो ये मात्रक आ जाएगा न्यूटन × मीटर। तो ये हो गया इसमें, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर इसमें जब अपन ये न्यूमेरिकल कर रहे थे तो अपन देख रहे थे यहाँ पर माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदला, तो ये ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो गया अपने, ये जो माइक्रो कूलाम को कूलाम में, अपने माइक्रो कूलाम को कूलाम ने, ये जो माइक्रो कूलाम इसको अपन ने यहाँ पर कूलाम में बदला, और जो मिलीमीटर इसको किस में बदला, मीटर में बदला। तो अपन क्या करते हैं कि जो सभी जो मात्रक है, जो भौतिक राशियों के मान दे रखे हैं उनके जो मात्रक है एक ही पद्धति में होने चाहिए। तो आवेश अपन ने ये माइक्रो कूलाम में है, तो mm किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो इसलिए अपन ने mm को यहाँ पर किस में बदला था, मीटर में बदला था यहाँ पर। अब अपन इससे आगे देखते हैं इसमें, तो अब अपन इससे आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इसमें अपन को ध्यान रखनी है कि माइक्रो कूलाम दे रखा है, कूलाम में माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदला है, तो जब आवेश कूलाम में होता है तो जो अपने पास लंबाई वो मीटर में होनी चाहिए, मीटर में अपन लेंगे। तो mm दे रखा है तो इसको मीटर में अपन बदलेंगे, तो ये मीटर में अपन ने यहाँ पर बदल लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया। अब अपन इससे आगे चलते हैं इसमें, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को, इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा यहाँ पर इसमें समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पर इसमें, ये जो क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, 2 बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर 16 सेमी दूर स्थित हैं, इनके मध्य एक अन्य आवेश Q कहाँ रखे कि वह साम्यावस्था में रहे। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 बिंदु आवेश, तो एक बिंदु आवेश +9e, तो यहाँ पर ये एक बिंदु आवेश क्या दे रखा है, +9e, दूसरा बिंदु आवेश +e, तो दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर क्या है, यहाँ पर +e, तो ये दूसरा बिंदु आवेश यहाँ पर +e, तो ये +e। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में एक आवेश Q कहाँ पर रखें कि ये जो आवेश Q यहाँ पर क्या रहे, साम्यावस्था में रहे। तो ये आवेश Q यहाँ पर साम्यावस्था में रहे, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में आवेश Q को यहाँ पर कहाँ पर रखें कि ये साम्यावस्था में रहे। साम्यावस्था का मतलब ये यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर ये स्थिर अवस्था में रहे, ये संतुलन में यहाँ पर रहे। तो अब दोनों के बीच में आवेश Q को कहाँ पर रखें, ये अपन को मानना पड़ेगा। तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में मान लो आवेश Q को अपन ने यहाँ पर रख दिया, यहाँ पर ये मानना पड़ेगा, फिर दूरी अपन निकालेंगे। तो ये आवेश Q मान लो यहाँ पर अपन ने रख दिया, ये तो ये आवेश Q यहाँ पर अपन ने रख दिया। अब ये जो बिंदु आवेश +9e है, इससे
आवेश q की दूरी अपन को माननी पड़ेगी। तो मान लो यहाँ से यहाँ तक ये दूरी x है, तो ये दूरी अपन ने x दिखा दी। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी प्लस नौ ई प्लस ई के बीच कितनी है, 16 सेमी है। तो ये 16 सेमी इसके बीच की, तो 16 सेमी, ये 16 सेमी दिखा दी। अब देख सकते हैं अपन, तो ये तो 16 सेमी है, तो ये तो 16 सेमी है, ये x है, तो ये कितनी बच जाएगी, 16 माइनस एक्स बच जाएगी। तो ये 16 माइनस एक्स होगी ये दूरी, तो इसके सामने ये तो ये दूरी कितनी होगी, 16 माइनस एक्स, ये हो गया अपने पास। तो ये x सेमी है, तो ये 16 माइनस एक्स सेमी हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो आवेश Q है, मान लो यहाँ पर संतुलन अवस्था में है, मानना तो पड़ेगा, दूरी फिर निकल कर आएगी। मान लो यहाँ पर ये Q साम्य अवस्था में, संतुलन अवस्था में, स्थिर अवस्था में है। तो जब अब यहाँ पर अपन एक चीज़ देखते हैं, ये प्लस 9 ई धनावेश, ये Q आवेश Q धनावेश है। तो प्लस 9 ई इस धनावेश के कारण आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल ये बाहर की ओर ऐसे लगेगा। मान लो ये सदिश F1, इस पर ये बल लग रहा है सदिश F1। अब ये जो धनावेश, ये धनावेश, तो प्लस ई आवेश के कारण इस आवेश के ऊपर प्रतिकर्षण बल ये ऐसे लगता है। तो प्लस ई के कारण आवेश के ऊपर लगने वाला ये प्रतिकर्षण बल क्या मान लिया, सदिश F2 अपन ने मान लिया, तो ये बल सदिश F2। अब यहाँ पर ये जो आवेश Q है, इस पर एक बल ये सदिश F1 और इस आवेश के ऊपर एक बल ये सदिश F2 लग रहा है। तो जब ये बल सदिश F1 और सदिश F2, तो आवेश के ऊपर लगने वाले जब इन दोनों बलों का सदिश योग, इन दोनों बलों का सदिश योग क्या होगा, 0 होगा। तो इस आवेश के ऊपर लगने वाले इन दोनों बलों का जब सदिश योग 0 होगा, तो ये आवेश यहाँ पर क्या होगा, साम्य अवस्था में होगा, संतुलन में होगा। तो अब अपन देखते हैं आवेश Q के संतुलन के लिए। तो आवेश के ऊपर इन दोनों बलों का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये संतुलन में होगा, यानी परिणाम बल 0 हो जाएगा। तो आवेश के ऊपर, तो जब आवेश Q संतुलन में है, तो सदिश F1 प्लस सदिश F2 इस आवेश के ऊपर 0 होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे Q के संतुलन के लिए सदिश F1 प्लस सदिश F2 इक्वल टू 0। सदिश F1 ऐसे कैसे, प्लस सदिश F2 किधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो बराबर ये माइनस का सदिश F2, इसका मोड़ लेंगे, फिर इसका मोड़ लेंगे। तो जब मोड़ लेते हैं सदिश हट जाएगा, F1 आ जाएगा परिमाण में, बराबर जब मोड़ लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, सदिश हट जाएगा, तो परिमाण यहाँ पर माइनस, ये क्या आ जाएगा, माइनस सदिश F2 का मोड़ परिमाण क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। तो ये F2 आ गया अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, F1 परिमाण में, F2 परिमाण में है, तो अब यहाँ पर प्लस 9 ई आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल, ये F1 अपन निकालेंगे परिमाण में। तो F1 क्या होगा, तो कूलाम के नियम से अपन निकालेंगे। अब यहाँ पर 9 ई और Q के बीच में y अनिर्वात है, कोई पदार्थ ऐसा है नहीं, कोई पदार्थ रख रहा, कुछ भी नहीं दे रहा क्वेश्चन में, तो ये y अनिर्वात है। तो F1 अपन निकालते हैं। तो कूलाम का नियम होता है अपने पास, तो कूलाम का नियम होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। तो F1 निकालेंगे तो ऐसे कैसे आएगा, फिर Q1, तो Q1 की जगह क्या आएगा, प्लस 9 ई, Q2 की जगह Q आएगा, तो यहाँ पर 9 ई आएगा, फिर ई आएगा बटे r दूरी। तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी x, तो r की जगह क्या आ जाए, x² हो जाएगा। तो ये जो F1 है, इसकी जगह आ जाएगा 1/4πε0 9 ई, ये ई है, फिर ये Q, 9 ई, फिर ये क्या है Q। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये दूसरा आवेश, ये पहला आवेश Q1 क्या है, 9 ई, दूसरा आवेश Q2, तो दूसरा आवेश Q2 ई नहीं, ये दूसरा आवेश Q2 ई नहीं है, दूसरा आवेश Q2 क्या है, यहाँ पर ये ई नहीं है, दूसरा आवेश ये है, तो ये दूसरा आवेश यहाँ पर क्या है, Q। तो आपको ये स्टार्टिंग बताया, ये जब फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे तो Q की जगह, तो Q2 की जगह ई नहीं आएगा, Q2 की जगह Q आएगा, क्योंकि दूसरा आवेश यहाँ पर क्या है, ये Q है, तो Q2 की जगह Q आएगा, Q। तो यहाँ पर ये जो Q2 है, इसकी जगह Q, तो ये 9 ई, ये Q आएगा, तो यहाँ पर 9 ई हो गया, ये Q हो गया बटे, और ये बताया था r की जगह x, तो r², तो x² हो गया, ये हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया। अब F2, अब प्लस ई आवेश के कारण आवेश के ऊपर ये बल F2 है, परिमाण में अपन निकालेंगे, तो वही कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो 1/4πε0 आवेश Q1, तो Q1 की जगह क्या आएगा, यहाँ पर ये पहला आवेश क्या है यहाँ पर, अब ये जो बल F2 है, इसके कारण इस पर लग रहा है, तो ये जो Q1 की जगह क्या आएगा, E आएगा, फिर Q2 की जगह क्या आएगा, Q आएगा, तो Q1 की जगह E आ गया, Q2 की जगह Q आ गया, तो ये Q2 की जगह Q है, Q1 की जगह E है, फिर क्या है बटे r², तो बटे r², तो r क्या होती है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 - x, तो इस यहाँ पर r की जगह 16 - x,
आर का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 1/4πε0 से 1/4πε0 एक बार कट जाएगा, तो जब बराबर सेम वैल्यू है तो ये कट जाएंगी, तो एक भाग लग जाएगी, कट जाएगी। अब यहाँ पर Q से इस, ये जो Q है, इस Q से ये Q कट गया, इस E से ये E कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 9/x² बराबर, इधर क्या बच गया, 1/16 - x का होल स्क्वायर, तो ये बच गया। तो अभी मैंने बताया था कि जब अपन पीछे सोल्व करते हैं, लास्ट जो पीछे स्टेप था उसको सोल्व किया था, तो 9/x² बराबर 1/16 - x का होल स्क्वायर ही आ गया। अब अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे, इधर वर्गमूल लेंगे, इधर वर्गमूल लेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, x² का x हो जाएगा बराबर, इसका भी जब अपन वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 16 - x का होल स्क्वायर है, तो जब ये 16 - x का जो होल स्क्वायर इसका वर्गमूल लेंगे तो 16 - x, तो ये क्या आ गया, 16 - x आ गया। अब अपन क्या करते हैं, 16 - x को 3 से वज्र गुणा कर देंगे और x को 1 से, तो इसको इससे वज्र गुणा करेंगे तो 3 × 16 कितना होगा, 48 - 3x से 3x, तो 48 - 3x = ये हो गया। x 1 से गुणा करेंगे तो x आ गया यहाँ पर। अब अपन क्या करते हैं, x को इधर ले जाएंगे तो -x और ये -3x - 4x बराबर बराबर। अब ये 48 है, तो मान लो इस 48 को इधर लाए तो ये -48, तो ये -48, तो इस माइनस से माइनस ये कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 4 का भाग 48 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12। और जो क्वेश्चन में अपन को यहाँ पर, अब यहाँ पर अपन इसमें थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो यहाँ पर अपन ने जो आवेश है, जो आवेश क्यों रखा था, फिर आवेश नो ही रखा था, यहाँ पर आवेश ही रखा था, यहाँ पर ये आवेश क्यों था। तो अब यहाँ पर इसमें एक चीज़ देखो, जो ये दूरी अपन को क्वेश्चन में किस में दे रखी थी, सेमी में दे रखी थी, तो x भी यहाँ पर सेमी में लिया, 16 - x ये भी सेमी में लिया, तो x किस में आएगा, सेमी में, तो x यहाँ पर सेमी में आएगा, तो x सेमी में आएगा, तो x बराबर 12 सेमी हो गया। तो अब यहाँ से देखिए, तो क्वेश्चन में क्या आ जाएगा कि ये जो आवेश Q होता है, इस आवेश Q को बिंदु आवेश प्लस 9e से x दूरी, तो x कितना है, 12, तो ये जो प्लस Q आवेश है, ये जो अपने पास आवेश Q है, इसको बिंदु आवेश प्लस 9e से जब 12 सेमी दूरी यहाँ पर रखेंगे, प्लस 9e आवेश से आवेश Q को 12 सेमी दूरी यहाँ पर रखेंगे, तो ये यहाँ पर संतुलन अवस्था में रहेगा, ये साम्य अवस्था में रहेगा, तो ये आ गया। तो क्वेश्चन जैसे ये ऑप्शन के रूप में दे रखा है, तो प्लस 9e आवेश से 24 सेमी दूर, प्लस 9e आवेश से 12 सेमी दूर, तो ये आ गया, बे आ जाएगा आंसर इसमें, प्लस 9e आवेश से 12 सेमी दूर, तो ये हो गया। अगर ऑप्शन नहीं देता अगर ऑप्शन नहीं देता तो ये पूछता कि एक अन्य आवेश क्यों कहाँ रखें कि वह साम्य अवस्था में रहें, तो इसका मतलब ये अपन निकाल लेते इसमें कि जैसे अन्य आवेश क्यों कहाँ रखे कि वह साम्य अवस्था में रहें, तो क्वेश्चन में साम्य अवस्था में रहे, तो क्वेश्चन में ये देता कि प्लस 9e आवेश से कितनी दूर रखें कि वो साम्य अवस्था में रहे, या प्लस e आवेश से कितनी दूर रखें वह साम्य अवस्था में रहे, तो ऐसा क्वेश्चन में आता। और सपोज करो क्वेश्चन में ये पूछता कि प्लस e आवेश से कितनी दूर रखें कि साम्य अवस्था में रहें, तो कैसे, तो x कितना है, 12, तो x की जगह 12, तो 16 - 12 4, तो 4 सेमी, तो प्लस e आवेश से जब 4 सेमी दूर अपन रखेंगे इसको, तो यहाँ पर संतुलन में रहेगा, या इस प्लस 9e आवेश से 12 सेमी दूर रखेंगे तो यहाँ पर संतुलन में रहेगा। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया यहाँ पर। अब अपन इसमें अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं, 4 × 10⁻⁻9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का, तो इसका मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है, तो एक विद्युत द्विध्रुव है तो उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है, तो ये P है, तो अपन ने P ये होगा, तो P बराबर ये लिख दिया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये जो विद्युत द्विध्रुव है अपने पास, ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स परिमाण के एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से
तो जो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण ये दे रखा है, तीव्रता ये दे रखी है 5 × 10⁻⁴, तो ये ई, तो ई बराबर 5 × 10⁻⁴ न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स या न्यूटन प्रति कूलाम ये दे रखा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिशा से, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है, 30 डिग्री पर, तो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से कितना कोण बनाना है, 30 डिग्री, तो थीटा कितना है, 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन में कह रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण के परिमाण का परिकलन कीजिए। तो विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इस पर जो बल आघूर्ण लग रहा है उसका परिमाण, उसका मान अपन को निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र में समरूप एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण लगता है उसका सूत्र टाउ बराबर होता है पी साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू, अब पी की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर ई की ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो यहाँ पर रख दिया अपन ने ये वैल्यू। थीटा की वैल्यू 30 साइन 30 डिग्री, तो ये साइन 30 डिग्री आ गया। टाउ बराबर ये वैल्यू ऐसे कैसे आ गई, ये ऐसे कैसे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आ गया। टाउ बराबर ये आ गया। अब अपन क्या करते हैं इसमें कि 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, 2 × 5 कितना आ गया, 10 आ गया। 10⁻⁹ 10⁻⁴ तो कितना आ गया, 10⁻13 आ गया। टाउ बराबर यहाँ तक करके छोड़ दो, मात्रक लगा दो, ये आगे और सोल्व कर लो इसको। तो 10 का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 10⁻1 10⁻−13, 1 -13 -12 है, तो 10⁻12। तो यहाँ इसको सोल्व किया, 10⁻12 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 × 10⁻12, तो या तो 10⁻12 या 1 × 10⁻12 ही आ जाएगा, एक ही मतलब है। और बल आघूर्ण टाउ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, तो ये न्यूटन इंटू मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। तो विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर ये आ गया। अब अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश स्थित हैं। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो ये ऑप्शन नहीं होते, तो ये होता परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ऐसे होता। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इन ऑप्शन में से देखो बताना अपन को, तो सोल्व करके अपन बताएंगे कैसे होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्ग है, तो यहाँ पर इसमें अपन देखते हैं कि एक वर्ग है, तो ये अपन ने यहाँ पर ये क्या है, एक वर्ग है, तो ये अपन ने वर्ग बना दिया, तो ये वर्ग हो गया अपने पास। वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश हैं, तो चारों कोनों पर आवेश हैं और जिनका परिमाण समान है। तो अपन ने मान लिया कि वर्ग के एक कोने पर ये आवेश Q है, तो ये भी दूसरे कोने पर आवेश Q, तीसरे पर भी आवेश Q, चौथे पर भी आवेश Q, क्योंकि चारों कोनों पर समान परिमाण के होंगे, एक Q, तो ये सभी Q लेने पड़ेंगे अपन को। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी एक वर्ग के एक कोने पर कोई भी जो आवेश है, जैसे वर्ग के कोने पर ये आवेश Q है, तो क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि किसी एक आवेश के कारण, तो मान लो ये आवेश Q ले लिया, तो इसके कारण वर्ग के केंद्र पर ये जो वर्ग है, इस वर्ग का ये जो वर्ग है, इस वर्ग का ये केंद्र O होगा, तो वर्ग का ये केंद्र क्या है O, तो ये वर्ग का केंद्र क्या है O। तो किसी एक आवेश, तो मान लो इस आवेश Q के कारण, तो किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या दे रखी है, E दे रखी है, तो एक आवेश Q ले लिया। इस आवेश Q के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो अब ये Q धनावेश, तो धनावेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो आवेश Q के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, ये हो जाएगी, ये होगी अपने पास E, तो ये E यहाँ पर होगी, ये डायरेक्शन आएगी इस प्रकार। अब अपन करते हैं, अब ये जो आवेश Q है, इस आवेश Q के कारण अपन केंद्र O पर, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो Q भी धनावेश, तो धनावेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा बाहर की ओर ये ऐसे होगी, तो ये ऐसे होगी यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर E होगी, कैसे होगी, तो जो आवेश Q की O से दूरी है वही आवेश Q की इस O से दूरी, तो ये E, तो इसके कारण भी यहाँ पर भी E होगी, ये होगी। अब अपन यहाँ पर देखते हैं, ये जो आवेश Q है, इस आवेश Q के कारण केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E होगी इस प्रकार, ये E होगी इस प्रकार, क्योंकि धनावेश कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, तो ये E हो जाएगी। अब इस आवेश Q के कारण केंद्र O पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या होगी E।
अब धनावेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की ओर, तो इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बाहर की ओर ऐसे होगी, तो ये बाहर की ओर ऐसे हो जाएगी ऐसे, तो ये बाहर की ओर ऐसे होगी, तो ये बाहर की ओर ऐसे होगी, और ये क्या होगी, ई होगी। अब ई कैसे होगी, अब इसके कारण यहाँ पर ई थी, तो अब ओ से जो दूरी इसकी है वही दूरी इसकी है, जो दूरी इसकी है, जो दूरी इसकी है वही दूरी इसकी है, तो इसके कारण यहाँ पर तीव्रता ई, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता ई होगी, तो इसके कारण यहाँ पर ई, इसके कारण यहाँ पर ई, और इस आवेश के कारण यहाँ पर ई होगी। तो अब यहाँ पर अपन ये जो चित्र बना है, इस चित्र की ज्यामिति से अपन यहाँ पर देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, ई दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त करेंगे, शून्य हो जाएगी। इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, तो इन दोनों आवेशों के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त करेंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो इनके कारण यहाँ पर तीव्रता शून्य और इनके कारण यहाँ पर तीव्रता शून्य। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है चित्र की ज्यामिति से कि ये जो वर्ग है, इस वर्ग के केंद्र ऊपर यहाँ पर, इस वर्ग के केंद्र ऊपर यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी, तो शून्य होगी। तो यहाँ पर शून्य, ये शून्य है, तो शून्य कौन से ऑप्शन में, एम है, तो ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा शून्य। और यहाँ पर ये लिख भी रखा है, इसमें ये लिख कर भी बता रखा है यहाँ पर, इसमें वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं चित्रानुसार होंगी, वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं चित्रानुसार होंगी, अतः चित्र की ज्यामिति से वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो ये हो गया। तो ये अपने जो अच्छे अपने क्वेश्चन थे वो अपन करवा रहे थे। अब इसमें एक जो क्वेश्चन है वो आपको देते हैं अपन, इसमें एक क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए है, क्वेश्चन बता देते हैं अभी आपको। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यू है, त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दे रखा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में ये जो तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगे। तो ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, और प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन ने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यों हैं, तो शीर्ष ए और बी पर, ये शीर्ष ए, ये बी, ये सी अपन ने। तो जो क्वेश्चन में ये जो डायग्राम दे रखा है, इसमें ये शीर्ष ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है। तो शीर्ष ए पर आवेश क्यू और शीर्ष जो बी है इस पर भी आवेश क्या है, क्यू है। तो शीर्ष ए और बी पर आवेश क्यू, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर क्यू है। और समबाहु त्रिभुज की भुजा ए, तो एक भुजा ये ए होगी, तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी क्या होगी, ये वाली भी क्या होगी, ए, ये वाली भी ए, ये वाली भी क्या होगी, ए होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो अपने पास ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये जो इस त्रिभुज का ये जो बिंदु सी है, इस बिंदु सी पर अपन को विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो ए और बी पर ये जो आवेश क्यों हैं, ए और बी पर इन आवेशों के कारण इस बिंदु सी पर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो वो अपन को निकालना है, यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है बिंदु सी पर। और ये डायग्राम इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आपको करना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, एक न्यूमेरिकल छोटा सा और लेते हैं। नाइट्रोजन 714 नाभिक पर आवेश का मान लिखिए। तो अपने पास जो नाइट्रोजन 714 नाभिक है, तो इसमें आवेश कितना होगा। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में जो आवेश होता है वो Q बराबर प्लस ZE होता है। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, धनावेश होता है, कितना होता है, प्लस ZE होता है, प्लस ZE या ZE एक ही मतलब है। तो आवेश नाभिक में क्या होगा, Q बराबर ZE। अब ये नाइट्रोजन नाभिक है, नाइट्रोजन तत्व है, नाइट्रोजन का परमाणु होगा तो नाइट्रोजन का नाभिक होगा। तो ये जो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो ये परमाणु क्रमांक Z, तो Z परमाणु क्रमांक होता है, तो Z कितना है, परमाणु क्रमांक 7, तो Z बराबर यहाँ पर कितना है, 7 है।
अब ई, तो ई यहाँ पर क्या है, ई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। तो ई बराबर कितना है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। क्यू बराबर, तो ये क्यू बराबर, अब जेड की वैल्यू 7, तो ये 7 आ गया। अब ई की ये वैल्यू यहाँ से अपन यहाँ पर रख देंगे, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर आ गई। अब क्यू बराबर, तो ये क्यू बराबर, तो ये आ गया क्यू, तो क्यू बराबर। अब 7 को 1.6 से गुणा करेंगे तो 11.2, तो 7 को 1.6 से गुणा किया 11.2, क्या बच गया, गुणा 10⁻⁻19, तो ये गुणा 10⁻⁻19। अब ये कूलाम, तो ये कूलाम आ गया, तो ये आ गया। तो जो नाइट्रोजन 714 है, नाइट्रोजन 714 है, इसके नाभिक में आवेश क्यू कितना होगा, आवेश क्यू कितना होगा, 11.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये आवेश होगा, आवेश क्यू। तो ये जो आवेश क्यू है इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो ये अपन ने यहाँ पर कूलाम लिख दिया, तो आवेश क्यू का मात्रा क्या लिख दिया, कूलाम लिख दिया। तो ये हो गया। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल थे वो अपन ने करवा, जो भी ठीक ठाक अच्छे न्यूमेरिकल थे वो अपन ने करवा दिए हैं, और ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें अपन ने एक छोटी सी चीज़ रहेगी कि उसको जो पढ़ा रखा है उसी से संबंधित है, अपन वो और बता देते हैं। इसमें 1-2 मिनट की है जो पढ़ा रखी वो ही है। नोट में ये पॉइंट रह गया था, इसको अपन बताते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर पड़ा था K2P, ये P है बटे R3, ये पढ़ा था अपन ने, ये समीकरण नंबर 1। अब अक्ष निरक्ष दोनों पर लिखेंगे, दोनों में ये भेद अंतर करने के लिए तो E के नीचे नोट के रूप में अक्ष लिख दिया, तो E अक्ष बराबर ही हो गया। अब विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ने पढ़ी थी E बराबर KP बटे R3, ये अपन ने पढ़ी थी KP बटा R3। अब ये निरक्ष के ऊपर है तो नोट के रूप में निरक्ष, तो E निरक्ष बराबर ये, तो अक्षीय स्थिति में ये हो गया, निरक्षीय स्थिति में E निरक्ष बराबर ये हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, तो अब समीकरण 1 और 2 से अपन यहाँ पर लिखेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं E अक्ष बराबर, तो E अक्ष बराबर अपन ने लिख दिया। अब अपन 2 को E निरक्ष से गुणा करेंगे, तो इधर 2 को E निरक्ष से गुणा करेंगे तो 2KP बटे R3, और 2, तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ये 1 और 2 से अपन देख सकते हैं कि E अक्ष बराबर E निरक्ष को 2 से गुणा, तो 2 गुणा E निरक्ष, और इधर अपन ने 2 से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, 2KP बटे R3, 2KP बटे R3, तो 2KP बटे R3 क्या है, E अक्ष है, तो ये E अक्ष के बराबर बन जाएगा। तो इसका मतलब E अक्ष बराबर 2 गुणा E निरक्ष। तो सीधी सी बात ये है, यहाँ पर 2 इंटू E निरक्ष, तो E निरक्ष की ये वैल्यू यहाँ से यहाँ पर रखेंगे KP बटे R3, तो क्या हो जाएगा 2KP बटे R3, और 2KP बटे R3 E अक्ष, तो बराबर E अक्ष आ गया। तो इसका मतलब ये संबंध आ गया कि E अक्ष बराबर 2 गुणा E निरक्ष, ये संबंध होता है। तो E अक्ष बराबर 2 गुणा E निरक्ष, तो ये अपने पास संबंध होता है। मान लो, अब इसको अपन थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E अक्ष, और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अपन ने जैसे ये मान ली E निरक्ष। और अब जो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्ष पर बिंदु P की दूरी R, और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष के ऊपर जो बिंदु P है उसकी दूरी भी R, तो अक्ष पर बिंदु P की दूरी R और निरक्ष पर बिंदु P की दूरी R, दोनों की दूरी समान है। और मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर जो बिंदु P है उस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरक्ष, तो निरक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निरक्ष आपको दे रखी है। E निरक्ष मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, E निरक्ष का मान दे रखा है। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उतनी दूरी R पर
अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्ष आपको निकालना है, तो ई निरक्ष की जो वैल्यू है उसको 2 से गुणा कर देंगे तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्ष बराबर इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार इसको अपन काम में ले लेते हैं। तो ये इतनी बताने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, तो ये तो बेसिक जानकारी थी एक, तो ये आपको बता दिया इसमें। तो ये जो पहला चैप्टर है विद न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट हो गया है, और इससे आगे अपन अगला नया दूसरा चैप्टर आगे अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।